हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। पिछले वीडियो लेसन में अपन ने इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर के 4 बिंदुओं को डिस्कस किया था, जिसमें मुख्य रूप से मांग क्या है, मांग वक्र भी 2 प्रकार के, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, और आय मांग के संबंध आदि का अध्ययन किया था। अब उससे आगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु आज मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के प्रमुख तत्व और मांग परिवर्तन की विभिन्न स्थितियों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। पूरे वीडियो लेसन को समझने के लिए आप शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें। आइए अब देखते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। हमने मांग के बारे में अध्ययन किया था। मार्शल ने मांग के बारे में बात करते हुए कहा था कि एक मांग का नियम एक वस्तु के मूल्य और उसकी मांग के विपरीत संबंध की व्याख्या करता है। वास्तव में मार्शल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी तथा मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी की स्थिति देखने को मिलेगी। इस प्रकार वस्तु के मूल्य और उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध की स्थिति को मांग का नियम कहा जाता है। वास्तव में मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग के विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या करता है, अर्थात क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को बताता है, जो ये दर्शाता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसके मांग में परिवर्तन होगा, अर्थात परिवर्तन की केवल दिशा को व्यक्त करता है। वह यह नहीं बताता कि मांग में कितना परिवर्तन होगा, इसलिए इसे गुणात्मक कथन माना जाता है। यदि हम और स्पष्ट करें तो द लॉ ऑफ डिमांड रिफ्लेक्ट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। संक्षेप में हम कह सकते हैं, यदि वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उस वस्तु की मांग घट जाएगी। इसी प्रकार से यदि वस्तु का मूल्य घटता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाने वाला नियम ही मांग का नियम कहलाता है। अन्य नियमों के समान यह नियम भी कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है, जैसे कि उपभोक्ता की आय, उसकी आदतें, उसके स्वभाव, उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो संबंधित वस्तुएं जैसे कि पहले हमने बताई थी, पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं, उन वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर रहने चाहिए। तीसरा, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए, अर्थात जिस वस्तु के बारे में हम मांग के नियम का अध्ययन कर रहे हैं उस वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं हो। नंबर 4, वस्तु जो है वो प्रतिष्ठा मूलक अथवा दिखावटी नहीं होनी चाहिए। यदि वो प्रतिष्ठा मूलक या दिखावटी होगी तो यह मांग का नियम उस स्थिति में लागू नहीं होगा। अब मान्यताओं के बाद हम मांग नियम के स्पष्टीकरण की बात कर सकते हैं। मांग नियम के स्पष्टीकरण के लिए एक मांग अनुसूची और एक मांग वक्र की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने पूर्व वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मांग अनुसूची एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगे जाने वाली इकाइयों को दर्शाती है। इसी आधार पर हम एक मांग अनुसूची बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बनाई गई है। 2 कॉलम की मांग अनुसूची है। पहले कॉलम में वस्तु की कीमत दर्शाई गई है, दूसरे कॉलम में वस्तु की मांग है। प्रारंभ में हम देख रहे हैं, जब वस्तु की कीमत 5 रुपया प्रति इकाई है तो वस्तु की मांग 10 इकाई की उपभोक्ता कर रहा है। अब कीमत घट करके 4 रुपए रह जाती है तो मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मांग बढ़ जानी चाहिए, और सारणी के अनुसार हम देख रहे हैं कि वस्तु की मांग 10 इकाई से बढ़ करके 12 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत में और 1 रुपए की कमी आती है, अर्थात वे 4 से घट करके 3 रुपए रह जाती है, तो वस्तु की मांग 12 इकाई से बढ़ करके 15 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार से आगे भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी आ रही है,
वैसे वस्तु की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। यह सारा का सारा मांग नियम के अनुसार होता है। इसी अनुसूची के आधार पर हम मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, दो अक्ष लेते हैं OX और OY। OX अक्ष पर वस्तु की मांग को दर्शाया गया है और Y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर जैसे पहले हमने निर्मित किया था, X अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर पर आप बराबर बराबर दूरी पर बिंदुओं को अंकन कर सकते हैं। इसी प्रकार से Y अक्ष या वर्टिकल एक्सिस पर भी आप बराबर दूरियों पर वस्तु की कीमतों को दर्शा सकते हैं। जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विभिन्न संयोगों को, जो कि हमने अभी अनुसूची में दर्शाए थे, उन संयोगों को जब हम रेखा चित्र में अंकन करते हैं तो हमारे पास एक DD वक्र की आकृति प्राप्त होती है, जो कि ऊपर से नीचे गिरती हुई अर्थात ऋणात्मक ढाल वाली प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ प्राप्त होता है। इसी को हम मांग वक्र कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे मांग भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इन दोनों के मध्य संबंध कैसा है? विपरीत संबंध है। कीमत बढ़ रही है, मांग लगातार घटती जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ या ऋणात्मक ढाल वाला क्यों प्राप्त होता है, अर्थात मांग का नियम क्यों लागू होता है। इसके मुख्य कारणों में से कुछ कारण इस प्रकार बताए जा सकते हैं। पहला, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने से। जैसा कि हमने पूर्व के अध्यायों में देखा था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा जब उसे कम कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि उसकी संतुष्टि में लगातार कमी होती जा रही है। इसीलिए जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती जाती है, वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा उसकी मांग बढ़ा दी जाती है। इस नियम के प्रभाव के कारण ही मांग वक्र नीचे की ओर या बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ प्राप्त होता है। दूसरा इसका कारण होता है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लागू होने से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव यह दर्शाता है कि एक उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रयोग करना पसंद करता है। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो वह उस वस्तु की मांग बढ़ा देता है और जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है उसकी मांग वो घटा देता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता महंगी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा देते हैं, जिससे वस्तु की कम कीमतों पर उसकी अधिक मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर प्राप्त होता है, जिसे हम ऋणात्मक ढाल की संज्ञा भी देते हैं। तीसरा, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट के कारण। वास्तव में जब वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वही उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने में सक्षम हो जाता है, जिससे आय प्रभाव के कारण वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जिससे मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला प्राप्त होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास 100 रुपए हैं। प्रारंभ में जिस वस्तु को वो खरीद रहा है उस वस्तु की कीमत 5 रुपया है। यदि ये मान लिया जाए कि उपभोक्ता सारी आय को उसी पर खर्च कर रहा है तो 5 रुपए प्रति कीमत होने पर उपभोक्ता द्वारा अपनी आय से उस वस्तु की कुल मांग 20 इकाई की जाएगी। अब कीमत कम हो जाती है, अर्थात कीमत 5 रुपए से घट करके 4 रुपए प्रति इकाई हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस उपभोक्ता को अपनी उसी आय से और 20 के स्थान पर 25 इकाइयां प्राप्त हो जाती हैं।
इसलिए उपभोक्ता कीमत कम होने पर वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। इसी को हम आय प्रभाव कहते हैं। चौथा कारण होता है जब मूल्यों में कमी आती है तो ऐसे क्रेता जो पहले अपनी कम आय के कारण उस वस्तु को खरीदने में सक्षम नहीं थे, अब वे उपभोक्ता घटती कीमतों के कारण उस वस्तु को खरीदने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे ये नए उपभोक्ता उस वस्तु की मांग करने लग जाते हैं। अर्थात वस्तु की कीमतों में कमी नए क्रेताओं की संख्या को बढ़ा देती है, अर्थात वस्तु की कुल मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो पुराने उपभोक्ता जो अब अपनी आय में कमी के कारण उस वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे, वो उस वस्तु की मांग में कमी कर देते हैं। इस प्रकार इससे भी मांग वक्र हमारा बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ प्राप्त होता है। वास्तव में कुछ स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जब ये मांग का नियम लागू नहीं होता, जिन्हें हम मांग नियम के अपवाद की स्थितियां कहते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कुछ स्थितियां जिनमें कि मांग वक्र हमारा ऊपर से नीचे गिरने की बजाय नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ पाया जाए, उन्हें हम मांग नियम के अपवाद की स्थितियां कहते हैं। इन स्थितियों में वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत के बजाय प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, अर्थात कीमतें घटने पर मांग घट जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति मांग नियम के अपवाद की स्थिति कहलाती है। इसे ऐसी स्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता। इनको हम एक निम्न रेखा चित्र के द्वारा बता सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम कि OX और OY अक्षों पर संबंधित राशियों को दर्शाया गया है, जिनमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत प्रारंभ में जब OP कीमत है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की OQ मांग की जा रही है। अब कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग घटाने के बजाय बढ़ा करके OQ1 की जाती है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत में कमी OP से घट करके OP0 रह जाती है तो वस्तु की मांग भी घट करके OQ0 रह जाती है, जिससे हमारे पास DD जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे गिरने की बजाय नीचे से ऊपर की ओर अर्थात धनात्मक ढाल वाला प्राप्त होता है। इसको हम मांग के नियम की अपवाद की स्थिति कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मांग नियम के अपवाद की स्थितियां क्यों पाई जाती हैं? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार आप बता सकते हैं। पहला कारण है जब वस्तु भविष्य में वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर राइज और फॉल प्राइस इन फ्यूचर, तब ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता। अर्थात वर्तमान में वस्तु की कीमत ऊंची है, लेकिन यदि उपभोक्ता को ये आशंका हो जाए कि भविष्य में और कीमत बढ़ेंगी तो वो वर्तमान में ऊंची कीमतों पर भी वस्तु की अधिक मांग करने लग जाता है। इसी प्रकार से यदि उपभोक्ता को ये आशंका हो जाए कि भविष्य में कीमतें कम हो सकती हैं तो वर्तमान में कम कीमत होने पर भी उस वस्तु की वह मांग बढ़ाने के बजाय घटा देता है। ऐसी स्थिति को हम मांग के नियम के अपवाद की स्थिति कहते हैं। वास्तव में कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि यह इस नियम का वास्तविक अपवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मान्यताओं में ये लिया है कि उपभोक्ता को भविष्य में कीमतों में कमी या वृद्धि की आशंका नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी स्थिति होती है गिफिन का विरोधाभास, गिफिन्स पैराडॉक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलग से भी कई बार परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। गिफिन, रॉबर्ट गिफिन नामक अर्थशास्त्री ने ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया था जिनका उपभोग मुख्य रूप से निम्न आय स्तर के लोगों द्वारा अपने उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ये घटिया स्तर की वस्तुएं मानी जाती हैं और ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें घटने पर उनकी मांग में वृद्धि की बजाय मांग
में कमी हो जाती है तथा कीमतों में वृद्धि होने पर मांग घटने की बजाय मांग बढ़ जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे डालडा घी देसी घी की तुलनात्मक रूप में एक घटिया वस्तु माना जाता है। जब डालडा घी के मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग में कमी कर देता है। इसका कारण यह है कि वह यहाँ पर जो उसको राशि बचती है वह बजाय डालडा घी खरीदने के वो देसी घी खरीदने पर खर्च करता है। तीसरी स्थिति आती है दुर्लभ, मूल्यवान और प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं। इनके संबंध में भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं शान शौकत या प्रतिष्ठा के लिए धनी वर्ग द्वारा मूल्य में कमी हो जाएगी, तो फिर इन वस्तुओं का स्थान प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं के स्थान पर सामान्य वस्तुओं का हो जाता है। तो धनी वर्ग फिर उन वस्तुओं को नहीं खरीदता और ऐसी स्थिति में कीमतें कम होने पर उनके द्वारा उन वस्तुओं की मांग घटा दी जाती है। तो कीमत कम होने से और मांग कम होने से मांग का नियम इन परिस्थितियों में लागू नहीं होता। नंबर चौथा होता है उपभोक्ता की अज्ञानता और भ्रम की स्थिति, सिचुएशन ऑफ शेयर इग्नोरेंस एंड इल्यूजन। इनमें भी मांग के अपवाद की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि सामान्यतः उपभोक्ता अधिक मूल्य वाली वस्तुओं को अधिक उपयोगी और श्रेष्ठ समझ करके क्रय करता है। यदि उनके मूल्यों में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता तुलनात्मक रूप से कई बार भ्रम के कारण ऐसा मान लेता है कि इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता ऊंचे मूल्यों पर उन वस्तुओं की ज्यादा मांग करता है और कम मूल्यों पर कम मांग करता है। ऐसी स्थिति भी मांग नियम के अपवाद की स्थिति को दर्शाती है। वास्तव में यदि हम इसके नियम की मान्यताओं का अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि ये चारों स्थितियां यद्यपि अपवाद की स्थितियां हैं, लेकिन इनको वास्तविक अपवाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये नियम की मान्यताओं में पहले से ही शामिल की गई है। अब बात करते हैं हम मांग में परिवर्तन की, चेंज इन डिमांड। मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। मांग में परिवर्तन की दो स्थितियों को हम निम्न प्रकार बता सकते हैं। पहला होता है एक ही मांग वक्र पर संचलन, जिसकी दो स्थितियां सामने आती हैं। पहली मांग विस्तार, एक्सटेंशन इन डिमांड, और नंबर दो मांग संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है मांग वक्र में खिसकाव या मांग वक्र का खिसकना, अर्थात एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर संचलन। इसकी भी दो स्थितियां देखने में आती हैं, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, और नंबर दो मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। अब सबसे पहले बात करते हैं एक ही मांग वक्र पर संचलन की विभिन्न स्थितियों को। जब अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग घटती है या बढ़ती है तो उसे हम एक ही मांग वक्र पर संचलन के द्वारा दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपने मूल मांग वक्र पर ही एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर आ जाता है, या तो वो मूल बिंदु से ऊपर जाता है या मूल बिंदु से नीचे की ओर संचलन करता है। अब इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुख्य बातें निम्न हो सकती हैं, जैसे कि केवल कीमत में जब कमी होती है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग पहले की तुलना में अधिक हो जाती है तो इसे हम मांग विस्तार या एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड की स्थिति कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब अन्य बातें समान रहती हैं और केवल वस्तु की कीमत पहले की तुलना में अधिक हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग पहले से घट जाती है तो इसे हम मांग संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की स्थिति कहते हैं। इन दोनों स्थितियों को हम निम्न रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। रेखा चित्र को आप ध्यान से देखें। पूर्व के समान दोनों अक्ष OX और OY, OX अक्ष पर वस्तु की मांग और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। प्रारंभ में मांग वक्र DD के
ई बिंदु पर उपभोक्ता की स्थिति होती है। जब उपभोक्ता द्वारा वस्तु की कीमत OP प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग OQ प्रति इकाई की जाती है। ये उपभोक्ता की मूल स्थिति को बताता है। अब जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अन्य बातें स्थिर रहती हैं, तब मान लिया कि वस्तु की कीमत पहले से बढ़ जाती है। अर्थात जब वस्तु की कीमत OP से बढ़कर के OP1 हो जाती है, तो वस्तु की मांग OQ से घट करके OQ1 रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की मांग में OQ से कम होकर OQ1 रह जाना मांग का संकुचन कहलाता है। इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत OP से घट करके OP0 रह जाती है, लेकिन वस्तु की मांग OQ से बढ़ करके OQ0 हो जाती है, अर्थात वस्तु की मांग में OQ से OQ0 तक जो विस्तार होता है, उसे हम मांग विस्तार की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि उपभोक्ता जब प्रारंभ में ई बिंदु पर था, उसके बाद वह ऊपर की ओर E1 बिंदु पर चला जाता है। इसी प्रकार से कीमत में वृद्धि होने पर और कीमत में कमी होने पर एक नई स्थिति E0 की स्थिति में आ जाता है। अर्थात उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर मूल बिंदु से या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर संचलन करता है। इसी को हम मांग विस्तार तथा मांग संकुचन की स्थितियों के द्वारा दर्शाते हैं। अब दूसरे बिंदु पर बात करते हैं मांग वक्र का खिसकना। अर्थात इसमें उपभोक्ता के लिए मूल मांग वक्र से या तो बाईं ओर या दाईं ओर एक नया मांग वक्र प्राप्त होता है। यह परिवर्तन वास्तव में वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, उसकी आदत, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, इनके कारण वस्तु की मांग का घटना या बढ़ने से संबंधित होता है। इसमें वस्तु की कीमत पूर्व के समान ही स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को मांग वक्र की एक नवीन स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात ये कह सकते हैं हम संक्षेप में कि जब वस्तु की कीमत स्थिर होती है लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग पहले की तुलना में बढ़ जाती है, तो इसे हम मांग में वृद्धि की स्थिति, इंक्रीज इन डिमांड की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर जब वस्तु की कीमत स्थिर रहती है लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन से वस्तु की मांग पहले की तुलना में कम हो जाती है, तो इसे मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड की स्थिति कहते हैं। इन दोनों स्थितियों को हम नीचे दर्शाए अनुसार रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत प्रत्येक स्थिति में OP पर स्थिर है, अर्थात वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रारंभ में उपभोक्ता के लिए मांग वक्र DD होता है। इस मांग वक्र DD के E बिंदु पर उपभोक्ता की स्थिति होती है। इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की कीमत OP होने पर वस्तु की मांग OQ इकाई की करता है। अब अन्य कारकों में परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, जिससे वस्तु की मांग OQ की तुलना में घट करके OQ1 रह जाती है, जिससे हमें एक नया मांग वक्र D1 प्राप्त होता है और उपभोक्ता E बिंदु से हट करके D1 मांग वक्र के E1 बिंदु पर आ जाता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए उसकी मांग में OQ से घट करके OQ1 रह जाना मांग में कमी की स्थिति को बताएगा। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में अन्य बातें स्थिर रहती हैं लेकिन वस्तु की अन्य बातों में परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की कीमत OP पर ही स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की मांग OQ से बढ़ा करके OQ कर देता है और उसके लिए संतुलन का एक नया बिंदु E2 जो कि D2
नए मांग वक्र पर स्थिति प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं, जब वस्तु की मांग में कमी आती है तो उपभोक्ता के लिए मांग वक्र D1 मूल मांग वक्र के बाईं ओर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उपभोक्ता के लिए एक नया मांग वक्र D2 मूल मांग वक्र के दाईं ओर प्राप्त होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पहले की तुलना में कम या अधिक हो जाना मांग में कमी और मांग में वृद्धि की स्थिति को दर्शाते हैं। निश्चित रूप से अब आप इस रेखा चित्र की काफी स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड की गत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, जिनके जवाब आप आसानी से दोनों लेक्चरों का अध्ययन करके आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। बाजार मांग की अवधारणा को आप एक मांग तालिका की सहायता से समझाइए। मांग के दो तत्व क्या हैं, मांग का नियम क्या है, और उसकी रेखा चित्र की सहायता से आप व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग वक्र के दाईं ओर और बाईं ओर खिसकने की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं इन्हें कहते हैं। वस्तु की कीमत में वृद्धि का इन वस्तुओं की मांग पर प्रभाव को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें और आसानी से आप इनका उत्तर ढूंढ सकते हैं। फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप इसका समाधान पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज हैं। थैंक यू।